राव साहब, देखिए पुलिस पर बहुत बड़ी चुनौती है। 6 महीने बीत गए हैं, इस जंगल में हम लोग मौजूद हैं, यहाँ से वहां खाक छान मार रहे हैं, यहाँ से लेकर वहां तक, मतलब बहुत बड़ा ये पूरा समूह है। ऐसे में कैसे सबूत इकट्ठा होंगे? बॉडी का कुछ तो हिस्सा मिलना चाहिए। हथियार कितना क्रूशियल है? क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे सजा होगी आफ्ताब को? इंसाफ मिलेगा? यानी मेरा बेसिक सवाल है आपसे। देखिए, सबूतों का अभाव जरूर आप सब बता रहे हैं, अभाव है, लेकिन खत्म कुछ नहीं हुआ है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आगे भी चलेगी। और ये टोटल केस सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर निर्धारित है, कोई इसमें आई विटनेस है नहीं। और इन हालात में सर्कमस्टांशियल एविडेंस प्लस साइंटिफिक एविडेंस जो होगी, अभी आप देखिए डीएनए टेस्ट होगा, जो 18 हड्डियां अभी तक मिली है उनका डीएनए सैंपल किया जाएगा, ब्लड जो मिला है उसका होगा। और उसके अलावा जो और कोई चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस, जैसे फ्रिज का खरीदना, आरी का खरीदना, उन दोनों के दुकानदारों के स्टेटमेंट्स हैं, जो श्रद्धा के जो दोस्त हैं उनके स्टेटमेंट्स हैं कि उसको थ्रेट आती थी या उसको परेशान करता था या उसने कई बार कहा था कि मेरे को जान का खतरा है। ये सभी चीजें हैं। और उसके बाई नाम, और दूसरा उसके बाद मिसिंग के बाद, उसके मरने के बाद 6 दिन के बाद या 7 दिन के बाद उसने उसके अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया पैसा जो ट्रांसफर किया, वो ये एक बहुत अच्छे सबूत हैं इनको। और इन सबूतों के आधार पर जब केस ट्रायल में जाएगा तो एक प्रिजम्पशन भी होती है। जज भी जो ट्रायल करेगा वो प्रिज्यूम करेगा इन हालात में यही हो सकता है, पुलिस के हाथ भी बंधे हुए हैं। सर्कमस्टांसेस भी तो बताए जाएंगे ना। योगिता जी, आपने बहुत सारे केसेस देखे हैं और हाल ही में जो दिल्ली का ये कांड हुआ जिसमें अलेज्ड रेपिस्ट को छोड़ दिया गया, इंसाफ होगा इसमें? क्या लगता है आपको? मुझे तो उम्मीद कम है, क्योंकि देखिए जहां वहां 3 दिन बाद शरीर मिला उस बच्ची का और पूरा उसमें जांच हुई, लड़के खुद उस बॉडी तक लेके गए और उसमें खुद सारा एविडेंस था। उसके बावजूद भी आपने देखा 11 साल बाद उसको क्या न्याय, तो मैं नहीं बोलूंगी, अन्याय हो गया उस बच्ची के परिवार के साथ, उस बच्ची के साथ और देश की अन्य महिलाओं के साथ। अब यहाँ पर इतना मुश्किल है एविडेंस जुटाना, और हमारा तो न्याय प्रणाली से थोड़ा सा विश्वास टूट गया है जब से वो छावला का जजमेंट आया है। सर अभी भी होपफुल है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के हिसाब से, पर मुझे ये जानना है कि 2 बच्चियों में इतना भेदभाव क्यों? जब निर्भया में, हालांकि मैं आप और हमने तो उनकी स्ट्रगल देखी है, आशा जी की, उन्होंने बहुत स्ट्रगल से अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाया है, उसमें पूरा देश, पूरा विश्व उनके साथ था। पर व्हाट अबाउट अदर्स? यहाँ पर अगर मान लो सबूत नहीं मिलते तो क्या ये आरोपी बरी हो जाएगा? क्या मतलब न्याय मिलेगा? मुझे तो अभी भी इसमें संदेह है, क्योंकि जिस तरह से अभी चल रहा है, क्या मिलेगा? 6 महीने हो गए इस बात को, मुझे तो पता नहीं क्या उसमें। नो डाउट ये डिलेड इन्वेस्टिगेशन, मतलब ये है कि मर्डर का केस के 6 महीने बाद डेफिनेटली। निर्भया में भी अगर आपको याद हो तो बस तो उसने धो दी थी, लेकिन जो सीढ़ियों पर पतली चिप्पियां एल्यूमिनियम की रहती हैं, उसके अंदर खून का कतरा मिल गया था। के अंदर के इंटीरियर पार्ट्स में ब्लड मिला है, और वो ब्लड भले ही वो बहुत पुराना हो गया है, प्यूरिफाई होने के चांसेस हैं, लेकिन ब्लड जब सूख जाता है उसके बाद दोबारा से उसको यूज किया जा सकता है डीएनए के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है, मैं आशावादी हूं, और डेफिनेटली इसमें एविडेंस मिलेगी। और एविडेंस मिलने के बाद में जैसा भी होगा आगे ट्रायल की बात है। और मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है इन्वेस्टिगेशन के स्किल, कितनी अच्छी से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे छावला वाले केस में कई बार ये आया कि इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर अगर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स अच्छे से उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटर्स एज डिटेक्टिव जो अच्छी इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, जो एविडेंस की वैल्यू समझते हैं, फिजिकल एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंस, ये 3 प्रकार की एविडेंस होती है। यानी कि डायरेक्ट एविडेंस जो स्टेटमेंट के साथ में, जो कई लोगों की स्टेटमेंट इसमें होंगी, इनडायरेक्ट एविडेंस है जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, उसके बाद सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बाद जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की। यहाँ पे तो आप जब बताते हैं ना तो सब बड़ा सिंपल लगता है। मुझे तो लग रहा है कि यहीं पे केस सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक सेकंड सर, एक सेकंड, इसमें बहुत ही बारीकी से इसको मेहनत करके ये करनी होगी। मैं एक लास्ट पॉइंट, जब आपने अभी एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि क्यों वो बच्ची इस रिलेशनशिप में थी, क्योंकि ये लिव इन रिलेशनशिप है जिसको आज भी हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। हमें ये बात जान लेनी चाहिए, लिव इन रिलेशनशिप इज अ ट्रूथ, एंड द सूनर वी एक्सेप्ट दिस, द लॉज वी मेक अराउंड, वो मुझे लगता है वो जरूरी है। क्योंकि वो पुलिस स्टेशन जाने की हिम्मत कैसे करती? उसको वहां जज किया जाता, वहां पे उसको Exactly my point. वही तो मैं अभी उसके घर पे गई थी और अपने दर्शकों को भी बता दूं जल्दी, बहुत ही कंजर्वेटिव एक गली है वो छतरपुर में, और जो आसपास का इलाका है वो बहुत ही कंजर्वेटिव इलाका है, और इसीलिए जाके ऐसा साफ लगता है कि, और मैंने वहां पे आसपास कई लोगों से बात की, सिर्फ उस पूरे इलाके में एक आदमी है जो ये कहता है कि मैंने उसे देखा था। कोई मानने को तैयार नहीं कि उसने उस एरिया में उसे देखा भी था, क्योंकि वो इतना छुप के रहते होंगे।
झूठ बोला उन्होंने घर लेते समय कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, अपने पेपर्स भी दिए, अपने आईडी कार्ड्स भी दिए उन्होंने। आ रही हूँ। लेकिन ऐसे मामलों में पुलिस कितनी सतर्क है इस तरह के कंप्लेंट्स को लेकर, कितनी सेंसिटिव है, ये भी एक इशू है जो इसमें डिस्कस होना चाहिए। अगर लिव इन रिलेशनशिप में कोई है तो उसकी सेफ्टी का इशू आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए अंजना जी, अगर हम लिव इन या फिर हम जो डेटिंग वेबसाइट्स का इस्तेमाल करने की बात करें तो 3 करोड़ से ज्यादा लोग आज हमारे देश में, जिसमें से 3 करोड़ में से 66% लड़के और 33% लड़कियां डेटिंग वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में भारत की अगर हम संस्कृति की बात करें तो यहाँ पर अगर कोई एक रुमाल या दुपट्टा या कपड़ा भी खरीदता है तो उसकी क्वालिटी चेक करता है कि हाँ ये वर्थ है कि नहीं है, अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, इसका रंग तो नहीं जाएगा। तो ऐसे में जब हम देख रहे हैं कि हमारे देश में इतनी तेजी से वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, इन सारी चीजों की तरफ युवा बढ़ रहे हैं, तो हमें खासतौर से मैं लड़कियों के लिए बात कहना चाहती हूँ कि आप अगर किसी के साथ लिव इन में भी जाते हैं, आपका ये संवैधानिक अधिकार है कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, आप शादी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं या इंडिविजुअल की चॉइस है, लेकिन आप पहले उसको जांच लें, परख लें और किस तरह का वो इंसान है, कैसी बैकग्राउंड से आता है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, वो आपके साथ मैच करता है नहीं करता है। तो ये सारी चीजें बहुत अहम है। और फिर जब हम आते हैं, जब इंटरफेथ मैरिजेस या इंटरफेथ रिलेशनशिप्स की बात आती है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अलग अलग चीजें होती हैं, तो ऐसे में और एक बढ़ जाता है। और साथ ही सोशल जो टैबूज होते हैं जो कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर होते हैं, जैसे कि श्रद्धा के केस में भी आया है, तो हमारे यहाँ सोसाइटी में ये सारी चीजें एक्सेप्टेड नहीं होती हैं। पुलिस भी ना कि सिर्फ इस तरह के केसेस में कि लिव इन रिलेशन का, इनफैक्ट रेप केसेस में जब महिलाएं पुलिस में जाती हैं कंप्लेंट के लिए तो उनको बहुत सारे प्रेजुडिस का सामना करना पड़ता है। तो महिलाओं को लेकर जो समस्याएं हैं वो पुलिस से लेकर जो जुडिशियल रिफॉर्म्स है उनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारा जो पूरा ये न्यायिक व्यवस्था है ये बहुत ज्यादा लचर है। हम बार बार केसेस में ये देखते रहते हैं और हमें यही आकर हम रुक जाते हैं कि हमें एक्टिविज्म, सोशल से ज्यादा जुडिशियल एक्टिविज्म की जरूरत है। जो बदलाव हमें करने हैं इस न्यायिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी हो। अगर लिव इन रिलेशनशिप से एक सच्चाई है आज के जमाने की, तो उसमें हम कैसे लड़कियों को सुरक्षित रख पाए, घर की दीवारों के अंदर वो डरे सहमे नहीं। रजत, आपको लगता है कि अगर रीच आउट किया होता, क्योंकि ऐसी खबरें भी आई कि ये उसका पहला नहीं था, शायद दूसरी बार अटेम्प्ट था जान लेने का, अगर वो रीच आउट करती तो शायद बच सकती थी श्रद्धा की जान? बिल्कुल बच सकती थी, लेकिन वो क्यों रुकी पड़ी थी, ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा जो भी हादसा है वो हो गया। क्योंकि ऐसे कोई भी कह देता है कि मैं तुझे मार दूंगा, पर वाकई कोई मार नहीं देता है, लेकिन कहीं शायद कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रहा होगा या कुछ तो श्रद्धा ने देखा होगा जिससे उसको लगा था एक बार, और इसीलिए उसने बुलाया था दोस्त को, कहा कि प्लीज मुझे रेस्क्यू करो, नहीं तो हो सकता है कि आज मुझे मार दिया जाएगा। श्रद्धा ने अपने बचपन के फ्रेंड को एक बार रात को मैसेज करके इस तरीके से अपने आप को रेस्क्यू करवाया भी था, लेकिन फिर भी श्रद्धा उसके साथ रहती गई। तो ये जो पहेली है मेरे ख्याल से इसको सुलझाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है कि क्यों श्रद्धा रह रही थी इस इंसान के साथ में। और उसके अलावा मेरी मांग है कि मुंबई पुलिस कैसे ना कैसे जल्द से जल्द आफ्ताब के पेरेंट्स को ढूंढे, क्योंकि ये एक चीज है जो इग्नोर किया जा रहा है कहीं ना कहीं, और इस चीज के ऊपर जल्द से जल्द अगर कार्रवाई हो जाए तो मेरे ख्याल से इस केस को बहुत आसान कर दिया जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। जी अंजना। रजत, आप जो कह रहे हैं और आपकी बातें सुनकर ये अब ध्यान में आ रहा है, राव साहब मैं चाहती हूँ आप रजत की बातों का जवाब दें। वो बार बार कह रहे हैं कि उसके पेरेंट्स को खोजना बहुत जरूरी है, क्योंकि केस रिवील होने के पहले ही उसके पेरेंट्स वसी वाले घर से भाग गए थे। ये सवाल अगर आपको याद हो तो मैंने भी आपसे उस घर से निकल के पूछा था कि क्या कोई उसका साथ दिया हो सकता है, क्योंकि अकेले इस तरह से सब कुछ करना थोड़ा सा कई बार लगता है। फ्रिज खरीदना, फ्रिज को सीढ़ियों से हो सकता है कंपनी वाले ले गए हो, पहुंचा दिए हो, लेकिन उसके बाद उसने सब कुछ अपने से किया, अकेले किया, या फिर उसने शेयर किया किसी के साथ। क्या परिवार का भी कोई कनेक्शन हो सकता है? ऐसा शक रजत उनकी दोस्त
जो है वो जाहिर कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? कोई कंड्यूट उनका हो सकता है क्या? ये देखिए, जहां तक मर्डर करने का सवाल है, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता रहा हूं, तब तक तो यही है कि मर्डर तो इसने अकेले ने किया है, लेकिन मर्डर करने के बाद वो बात किसी से साझा की या नहीं की, ये हो सकता है उसके पेरेंट्स को कुछ डाउट होगा कि इसने कुछ गड़बड़ किया है। तो वो अगर उन्होंने उनके पेरेंट्स के साथ साझा किया है और वो अगर स्टेटमेंट देते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट हिम। लेकिन वो उसके घर वाले हैं, वो क्या अभी तो भागे हुए फरार हैं, उन तक उनको ढूंढना जरूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा, उसको ढूंढना जरूरी है। ये दूसरे एक और इम्पोर्टेंट जो एविडेंस की बात आप कर रहे हो, जैसे कि घर में किसी ने आते हुए जाते देखा, लास्ट सीन थ्योरी, जिस केस में डेड बॉडी नहीं मिलती है तो उसमें लास्ट आखिरी बार किस आदमी के साथ देखा गया है, इसमें किसी ने देखा होगा उसके साथ। एक सेकंड, सीसीटीवी फुटेज तक नहीं है क्योंकि 6 महीने का बैकअप नहीं होता है। अब समझिए ना सर, 6 महीने पहले की बात है। इसके अलावा भी तो बहुत कुछ है ना, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, उस दिन के कॉल डिटेल, उसका फोन और आफ्ताब का फोन, ये दोनों एक ही लोकेशन पे अगर है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड सर्कमस्टांशियल एंड कनेक्टिंग एविडेंस। तो ये सब चीजें मिलाकर है ऐसा दम इसमें, ऐसा नहीं है। लेकिन वो लास्ट सीन थ्योरी के आधार पे बहुत से केसेज हैं जो बिना किसी डेड बॉडी के भी सजा हुए हैं। तो ये बड़ी बिना किसी डेड बॉडी की सजा हुई है, बिल्कुल है। वो जो थ्योरी मैं बता रहा हूँ, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी इन ए मर्डर केस, कि आखिरी बार उस मृतक को किसके साथ देखा गया है। onus is to him to prove that he Last did not. scene. यस, लास्ट दिन में उस पे ओनस है कि उसने मर्डर नहीं किया उसका। तो ये वो साबित वो करेगा इसमें। उसको पुलिस को अगर ये साबित करना है पुलिस को कि उसकी संगत में वो लड़की थी आखिरी में मरने से पहले, बस इतना, फिर उसके बाद ऑनस उस पर चला जाएगा कि उसने मर्डर नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा एविडेंसरी वैल्यू है। और उसके बाद हमारे कानून के संविधान में प्रिजम्पशन का कुछ है, और एक जो दफा 27 एविडेंस एक्ट के तहत जो रिकवरी हुई है, अगर ये कनेक्ट हो जाती है डीएनए से, उसके डीएनए में, तो ये 100% ये हो जाएगा कि मर्डर उसने किया है। और वो ये हड्डियां उसने फेंकी है यहाँ पर, उसके इंस्टांस पे। इतने घने जंगल में हड्डियां मिलना बहुत बड़ी बात है। 6 महीने बाद अगर ये मिलती है तो ये पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर ये ढूंढ लेते हैं 18 हड्डियां में से कुछ भी हड्डियां एक दो अगर किसी और की हैं तो डेफिनेटली उसकी जरूर मिलेंगी श्रद्धा की हड्डियां। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कई लोग जैसे रजत ने भी बोला अभी कि उनको लग रहा है कि जिस तरह से उसने ये सब कुछ किया है वो मतलब यकीन करना मुश्किल है कि किसी का फर्स्ट टाइम क्राइम हो सकता है। शरीर को काटना 10-15 घंटे लगे, हाथ में चोट लगी, डॉक्टर से इलाज कराया, डॉक्टर अब सब बयान दे रहे हैं, वो डॉक्टर बयान दे रहे हैं। उसके क्राइम वाला जो उसका दिमाग था, इसके बारे में आपका जल्दी से कमेंट। देखिए, क्राइम एक मेंसरिया जिसे कहते हैं, मेंटल जो उसकी स्थिति क्या है कि क्राइम करने की उसको जरूरत क्यों पड़ी, वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे मोटिव एस्टेब्लिश होना भी बहुत जरूरी है। ये मोटिव भी प्रूव करना है, ये क्राइम क्यों किया गया उसने। तो वो मोटिव जैसे कि उसके साथ में पुलिस को मिसलीड कर रहा है, कभी कहता है कि मुझसे कह रही थी, जिद कर रही थी कि शादी करो, इसीलिए पुलिस ने नार्को टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट मांगी। नार्को टेस्ट वो कभी झूठ, यही इसीलिए अगर वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक प्रकार से साधन है इन्वेस्टिगेशन का, नार्को टेस्ट की रिपोर्ट के बाद पुलिस को ये मालूम होगा कि ये जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है। और क्योंकि नार्को टेस्ट में जितनी बातें होंगी वो सारी आएंगी, वो कभी काफी सत्य मानी जाती हैं। और वो उसकी स्टेटमेंट से अगर मैच नहीं करेंगे तो फिर उसको री इंटरोगेट किया जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। उसके बाद हो सकता है फिर वो बात। फ्रेंड्स भी तो बताते थे कि वो रेगुलर उसको टॉर्चर करता था। वो उसने पुलिस तक रीच आउट करने की भी कोशिश की थी पास्ट में। उसने शायद 100 नंबर भी डायल किया था प्रीवियसली, जो हमें पता चला है। तो वो सारे रिकॉर्ड्स को भी इनको लेना पड़ेगा कि उन्होंने, वो पहले से ही शी वाज सफरिंग एंड ही इज नॉट अ फर्स्ट टाइम दिस थिंग ऑफेंडर, ही वाज अ सीरियल ऑफेंडर। तो वो सब उसकी हिस्ट्री। क्राइम ने आपको कितना शॉक किया? बहुत ज्यादा। आई मीन हम तो टोटली पहले से ही डिसहार्टेंड थे, बिकॉज जो छावला केस में हुआ उसके बाद ये खबर आना, तो इट्स लाइक नेल इन द कॉफिन जो आप बोलते हैं ना, वही हुआ हमारे साथ। कि कहाँ तो हम बच्चों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसमें जब ऐसे विभत्स क्राइम आते हैं तो दिल पूरा कचोट जाता है कि दिल्ली जैसे शहर में हम भी आसपास ही रहते हैं, तो मतलब ये सेंटर ऑफ द सिटी में इतना बड़ा क्राइम को अंजाम दे देता है, तो कहाँ आप और हम कहाँ सेफ फील करेंगे? कौन सेफ फील करेगा? इस दिल्ली में लगातार ऐसे क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, और दिल्ली क्या पूरे देश की बात है, पर दिल्ली में जब ऐसा होता है तो ये बहुत ही रॉन्ग मैसेज है अपने आप में। एक बात मैं यहाँ पर अहम लड़कियों के लिए कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो जो आफ्ताब था वो लगातार उसके साथ मिसबिहेव करता था, उसको मारता पीटता था, उसको सिगरेट बट से भी जलाता था, अलग अलग तरह के साथ उसको मारता पीटता था। तो ऐसे में मैं महिलाओं से एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर इस तरह की चीज आपको रिलेशनशिप में डिसरिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाए तो आप ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल मत रहिए। हमारे समाज में जो लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज करना सिखाता है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इस स्तर पर पहुंच जाती है कि लड़कियां कॉम्प्रोमाइज करने के चक्कर में अक्सर
उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। आप जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो आप उस रिलेशनशिप से, उस जगह से निकल जाएं। आपकी जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो ये महिलाओं को बहुत जरूरी है। हिंसा का चक्र जो है उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। वायलेंस को अगर आपने बढ़ावा दिया तो आप एक तरह से मतलब रोका तो आप उस मतलब झेला, वायलेंस के बावजूद आप झेला तो आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब आप चैनल के माध्यम से एक चीज बताना चाहूंगा कि बच्चों के लिए, हमारे देश की बच्चियों के लिए जरा सी ऐसी कोई बात होती है उसको आप शेयरिंग करिए, अपने दोस्तों से बताइए, अपने जो सहेलियां उनको बताइए, अपने पेरेंट्स को बताइए, रिलेटिव्स को बताइए, ईमेल करिए, बहुत साधन है उसको बताने के, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ इस केस में अगर श्रद्धा ने ये बातें सब कुछ शेयर की होती पहले से कि मेरे साथ ये अत्याचार हो रहा है, इवन माँ बाप ने भले उसको बहुत ज्यादा नहीं उसको डिसोन कर दिया था, लेकिन फिर भी अगर ये अपनी बड़ी क्लोज सहेली से बताती मेरे साथ ये प्रॉब्लम अपनी कि उसके मन में क्या चल रहा है, तो हो सकता है ये आज जिंदा होती।